था, ये भी जमाना है। शाम सवेरे रहते थे जिसमें वो दिल तोड़ दिया। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन, बीटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। इंडियन मुजाहिदीन ने ली महाबोधि मंदिर धमाकों की जिम्मेदारी। ट्विटर पर मुंबई को अगला निशाना बनाने की भी दी धमकी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नक्सली जमा रहे हैं कदम। बलिया और गाजीपुर को नक्सल मुतासरा इलाका करार देने की तैयारी। 12 जुलाई को तेलंगाना मामले पर हो सकता है अहम फैसला। कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग पर सबकी नजरें। कर्नाटक में 1 रुपया किलो चावल स्कीम का आज से आगाज। वज़ीर आला सिद्धारमैया करेंगे स्कीम का इफ्तिताह। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में पेशरफ्त। सीबीआई ने गुजरात के 11 पुलिस ओहदेदारों को बनाया गवाह। और ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, श्रीलंका को 81 रनों से दी शिकस्त। और खबर तफसील से। ममनुआ तंजीम इंडियन मुजाहिदीन ने गया के महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इंडियन मुजाहिदीन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि अगले 7 रोज में मुंबई को निशाना बनाया जाएगा। ताहम पुलिस अभी इस ट्विटर अकाउंट की सदाकत की जांच कर रही है। दूसरी जानिब धमाकों के सिलसिले में पटना से 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। धमाकों में इस्तेमाल किए गए सिलेंडर भी ऐसे हैं जिसे मंदिर से 100 किलोमीटर की दूरी तक तकरीबन मकामी लोग बनाते और फरोख्त करते हैं। जांच एजेंसियां इस बात को भी लेकर पसोपेश में हैं कि 20 फुट ऊंचे बुद्ध जी के मुजस्समे पर बम कैसे नस्ब किया गया। एजेंसी के मुताबिक इसके लिए सीढ़ी इस्तेमाल की गई होगी, लेकिन धमाकों के बाद मंदिर से सीढ़ी का गायब हो जाना भी जांच एजेंसियों के लिए गुत्थी बनी हुई है। जांच एजेंसियां मंदिर के 40 निजी सिक्योरिटी एहलकार और साफ सफाई करने वाले अमले से भी पूछताछ कर रही है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और वज़ीर खारजा सलमान खुर्शीद आज बोधगया में महाबोधि मंदिर का दौरा करेंगे। मंगल के रोज बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने मंदिर का दौरा किया था और मरकजी व रियासती हुकूमतों से इस ज़िम्न में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। कांग्रेस सदर और मरकजी वजीरों के दौरे के पेश नज़र शहर में सलामती के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली और पार्टी लीडर रविशंकर प्रसाद ने तारीखी महाबोधि मंदिर का कल दौरा किया। बीजेपी लीडर ने दहशतगर्दाना हमले के लिए मरकजी व रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की, जबकि मरकजी हुकूमत ने बीजेपी पर इस मामले पर सियासत करने का इल्जाम लगाया है। बोधगया में तारीखी महाबोधि मंदिर में हुए दहशतगर्दाना हमले के 2 दिन बाद बीजेपी सदर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद समेत बिहार के कई अरकान असेंबली महाबोधि मंदिर पहुंचे। बीजेपी लीडरों ने धमाकों के बाद के हालात का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दहशतगर्दाना मामले पर सियासत की मुखालिफ है। ताहम कहा कि यूपीए हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के मामले में नाकाम रही है। इसको निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए, जिस फर्म कन्विक्शन के साथ इस
आतंकवाद के संकट से देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट इस मामले में पूरी तरह से विफल रही। राजनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हुकूमत के जरिए सिक्योरिटी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल के सबब भी हालात कशीदा हुए हैं। चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो अथवा हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो, इन तीनों के बीच परस्पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जैसे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने हालात पैदा कर दिए हैं कि आईबी और सीबीआई दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो केवल इस कारण हुआ है क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं का कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ नारायण सामी ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो बोध गया धमाके पर सियासत कर रही है। कल तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी था, उस टाइम नीतीश कुमार उनका ठीक था। अभी उनको नीतीश कुमार बाहर आने के बाद नीतीश कुमार को गाली देना शुरू किया बीजेपी। बीजेपी का कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई उनका कोई पॉलिसी नहीं है। बीजेपी उनका टाइम दे के काम करता है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा कि जराये के मुताबिक हमले का अंदेशा सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए जताया गया था, ताहम मरकज और रियासत की हुकूमतों ने इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई नहीं की और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुए नक्सली हमलों के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हमलों का खतरा है। खासकर बिहार से मुल्क बलिया और गाजीपुर अजला में नक्सलियों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यही वजह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से बलिया को नक्सल मुतासरा जिला करार दिए जाने की कवायद अचानक तेज हो गई है। घटना के बेसिस पर हम लोगों ने बलिया को नक्सल प्रभावित क्षेत्र डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया। उसके साथ ही वहाँ पर जो संसाधन हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए कुछ पुलिस स्टेशन जो बिहार बॉर्डर से लगे हुए हैं, नीचे का जो हिस्सा है थोड़ा सा लोअर देखें, बिहार के नीचे का हिस्सा तो नक्सल प्रभावित है रिवर के किनारे का, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि उनको नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित करने से सेंट्रल एड भी मिलेगी और उसमें थोड़ा पुलिस स्टेशन भी स्ट्रेंथन होंगे, पुलिस की गाड़ियाँ और मिलेंगी और संसाधन मिलेंगे। हालिया नक्सली हमलों से इस बात की तस्दीक हो चली है कि नक्सली न सिर्फ अपने आप को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं, बल्कि नया मास्टर प्लान भी उनके पास तैयार है। ऐसे में यूपी के बलिया में बढ़ती नक्सली गतिविधियां और दूसरी ओर आधी अधूरी तैयारियों से यूपी पुलिस नक्सल से निपटने का दावा कहीं बड़े परेशानी का सबब न बन जाए। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ संतोष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। 12 जुलाई को तेलंगाना मामले पर अहम फैसले की तवक्को की जा रही है। 12 जुलाई को कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस तेलंगाना मामले में हतमी फैसला ले सकती है। तेलंगाना मामले पर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 12 जुलाई को कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना मामला सर-ए-फहरिस्त बताया जाता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इशारा दिया है कि 12 जुलाई को कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना मामले पर फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना मामले पर इम्कानी फैसले के पेश नज़र एपी के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह ने रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को पूरी तैयारियों के साथ जुमा को दिल्ली आने की दावत दी है। जराये का कहना है कि वज़ीर आला के साथ साथ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और रियासती कांग्रेस के सदर बोत्सा सत्यानारायणा को भी अपने अपने मंसूबों के साथ दिल्ली आने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि कांग्रेस की इस कोर कमेटी की मीटिंग की वजह से रियासती काबीना की मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया। जराये का कहना है कि काबीनी मीटिंग के इल्तिवा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर कमेटी का इजलास फैसला कुन हो सकता है। माजी में कांग्रेस तेलंगाना मामले के हल के लिए कई फॉर्मूले पेश कर चुकी है, जिसमें रायल तेलंगाना भी शामिल है। रायल तेलंगाना फॉर्मूले के तहत रायलसीमा इलाके के 4 अजला को तेलंगाना में जम कर दिया जाएगा और रायलसीमा के बाकी 4 अजला को साहिली आंध्रा में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस तेलंगाना को खुसूसी मौक़िफ़ देने का इरादा जाहिर कर चुकी है। इस दौरान आंध्र प्रदेश काबीना के एक सीनियर वजीर का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान अलहदा तेलंगाना का मन बना चुकी है।
बस इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शान शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में आज से 1 रुपया किलो चावल स्कीम का आगाज किया जा रहा है। वज़ीर आला सिद्धारामैया बेंगलुरु में इस स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गरीब खानदानों के लिए 30 किलो चावल 1 रुपया किलो के हिसाब से देने का वादा किया था। ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। कर्नाटक में कांग्रेस आज अन्न भाग्य स्कीम को मुतारिफ कराने जा रही है। इस स्कीम के तहत गरीब खानदानों को फी किलो 1 रुपए के हिसाब से 30 किलो चावल फराहम कराया जाएगा। वजीर आला सिद्धारामैया आज बेंगलुरु में इस नई स्कीम का इफ्तिताह करेंगे, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में मुतल्लिका वज़रा इसका इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक इस स्कीम को 1 जून से नाफिज किया जाना था, ताहम कुछ उमूर की अदम तकमील की वजह से इसमें ताखीर हुई। 5 मई को असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में अन्न भाग्य स्कीम को नुमाया जगह दी गई थी। स्कीम के निफाज की ताखीर पर कांग्रेस को कुछ गोशों से तनकीदों का भी सामना है। अपोजिशन जमात बीजेपी का कहना है कि होमवर्क किए बगैर ही कांग्रेस ने इस स्कीम का आगाज किया है। कर्नाटक के वजीर ममलिकत बराए फूड एंड सिविल सप्लाईज दिनेश गुंडूराव का कहना है कि अवामी शिकायत का इजाला करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಡಿಜಿಟ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಅದನ್ನು ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು। रियासती वजीर के मुताबिक मरकज कर्नाटक को हर माह 20,000 टन इजाफी अनाज फराहम करेगा, जबकि रियासती हुकूमत ने छत्तीसगढ़ हुकूमत के साथ 25,000 टन अनाज का मुआहिदा किया है। कर्नाटक हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम के तहत 87 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फायदा पहुंचेगा। रियासती हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम की वजह से रियासती खजाने पर सालाना 4,200 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गुजरात पुलिस के 11 पुलिस एहलकारों को गवाह बनाया है। ऐनी गवाह के तौर पर पेश किए गए इन 11 पुलिस एहलकारों को सीबीआई ने एफआईआर में मुलजमीन के तौर पर पेश किया था, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। इधर सीबीआई अदालत ने नरेंद्र अमीन की जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने 2004 में हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 3 जुलाई को अपनी चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत और दीगर 3 अफराद को गुजरात पुलिस ने एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया था। इस मामले में गुजरात पुलिस के 11 एहलकार ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई ने एफआईआर में मुलजिम करार दिया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। एजेंसी ने उन्हें इस मामले में आईनी गवाह बना लिया है। इस मामले में आईनी गवाह बनाए गए लोगों में वक्त सिंह वनार, हरीश कुमार अग्रवत, चेतन गोस्वामी, प्रवीण सिंह वाघेला, रमेश पटेल, किशोर सिंह वाघेला, देवेंद्र गिरी गोस्वामी, इब्राहिम चौहान, मोहन मेहनत, कलू देसाई और भरत पटेल का नाम शामिल है। ये सभी गुजरात पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी एसपी के कैडर तक के ओहदेदार हैं। इनमें से कई लोगों का सीबीआई ने बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। इन सभी पुलिस एहलकारों को सीबीआई ने इशरत जहां मामले में दर्ज एफआईआर में मुलजिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में इन लोगों का नाम शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इनकाउंटर के वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर रहे के.आर. कोशक को भी सीबीआई ने एफआईआर में मुलजिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। वहीं दूसरी जानिब इस फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिम नरेंद्र के अमीन की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। नरेंद्र अमीन ने अपनी अर्जी में इस मामले में सीबीआई की दाखिल करदा चार्जशीट पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र अमीन के मुताबिक चार्जशीट नामुकम्मल है और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के 90 रोज के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को दुरुस्त और 90 रोज के अंदर दाखिल करार दिया। उन्होंने ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था कि ये चार्जशीट अधूरा है और 90 दिन के जो लिमिट है उसके अंदर नहीं पूरा चार्जशीट पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए उनको डिफरेबल का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आज कोर्ट ने नकारते हुए ये कहा है कि नहीं, जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया था वो पूरा है और जो 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना चाहिए था वो सीबीआई ने किया है, इसीलिए अमीन को डिफरेबल बेल का हक नहीं मिलता है। वाज़ेह रहे कि 15 जून 2004 को इशरत और उसके 3 साथियों को अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया गया था। गुजरात पुलिस ने इशरत को लश्कर तैयबा का एजेंट बताकर इनकाउंटर को जवाज फराहम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और भाई नाज़रीन, इस वक्त रुख करते हैं गया का, जहां पर महाबोधि मंदिर में धमाके हुए थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, क्या जानकारी है, जांच कहां तक पहुंची है, बताएं। आपको बताते चले कि जांच कल ही अधिसूचना दी गई है कि एनआईए ही पूरी जांच करेगी इस घटना की। तो जांच जो है वो जांच चल रही है। अभी आपको बताते चलें कि सोनिया गांधी आ रही हैं और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे यहाँ आ रहे हैं। वो घटनास्थल का दौरा करेंगे। उसके बाद जो जांच एजेंसियां हैं उसके साथ बैठक करेंगे। बैठक में अभी तक जो जांच एजेंसी है वो जानकारी देगी कि अभी तक जांच कहां तक पहुंची है। आपको बताते चले कि इस घटना को लेकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक बाराचट्टी से हिरासत में लिया गया है और कई लोगों को पटना से भी हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, जबकि जो अभी उससे पूछताछ जारी है। एजेंसियां अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन ये जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से है। कई लोगों से पूछताछ जारी है। जांच कहां तक पहुंची है और किस मोड़ पर है, कौन मुख्य इसका सरगना है, कोई किस आतंकवादी संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये भी जांच एजेंसी ने क्लियर नहीं किया है, स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जांच में जो जांच कर रही है एजेंसी, कई तरह के सुराग उसको मिले हैं और उसी सुराग के आधार पर वो काम कर रही है। जी, जांच एजेंसियों के लिए गुत्थी तो ये हो गई कि 20 फीट मुजस्समा जो वहां पर है बुद्धा का, उस पर सीढ़ी लगाकर इस तरह का खदशा है कि बम नस्ब किया गया था, बम लगाया गया था। सीढ़ी गायब है वहां से और इस सिलसिले में मंदिर के सिक्योरिटी एहलकारों से और वहां के साफ सफाई करने वालों से पूछताछ की जा रही है। तो क्या कुछ सामने आया है अभी तक?
हाँ, ये जो सीढ़ी लगाने की बात कही जा रही है तो वो जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो उससे दूर है। 80 फीट मूर्ति है जो महाबोधि परिसर में नहीं है, वहाँ सीढ़ी लगाने की बात आई थी। तो कहीं न कहीं ये जो पूरी घटना है उसमें जो स्थानीय सहयोग की भी बात आ रही है। यही कारण है कि कई लोगों से कई स्तरों पे बात कर रही है जांच एजेंसियाँ। इसमें स्थानीय स्तरों पर भी जो जिला पुलिस है वो भी बात कर रही है, जाँच एजेंसी का सहयोग कर रही है। लेकिन पूरा क्या मामला है अभी तक इसके बारे में ना तो जिला पुलिस ना ही जांच एजेंसी जो एनआईए है वो अभी तक बोली है। तो कई स्तरों पे जांच हो रही है, लेकिन जांच का क्या निष्कर्ष है अभी ये नहीं कहा जा रहा है। अभी तक डिसीजन नहीं लोगों को बताया गया या मीडिया में इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। जी, जहां पर धमाकों में सिलेंडर इस्तेमाल करने की बात की गई है, एजेंसियों ने बताया था कि 100 किलोमीटर के करीब ये सिलेंडर बनाए जाते हैं और वहीं पर बेचे जाते हैं। तो क्या जहां ये बेचे जाते हैं, बनाए जाते हैं, वहां से कुछ गिरफ्तारियां हुई है अभी? देखिए, ये जो सिलेंडर हैं ये सिलेंडर आम बाजार में भी मिलते हैं और तो ये इसको बहुत बड़ी चीज़, लेकिन ये सिलेंडर बैन है फिर भी बाजार में बिकते हैं। तो उसको जो आतंकवादी है उन्होंने प्रयोग किया, उसमें कई तरह की तब्दीली की, उसमें टाइमर लगाया, तो कई तरह की उसमें तब्दीली करने के बाद इसको सिलेंडर बम बनाया गया है। आपको बताते चलो कि जो नक्सल प्रभावित इलाका है तो अक्सर नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सली भी सिलेंडर बम का प्रयोग करते हैं, वो टाइमर नहीं लगाते हैं। तो सिलेंडर तैयार जो हो रहा है उसकी संख्या बहुत है, इसलिए सिलेंडर कहाँ तैयार हो रहा है ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने इस सिलेंडर को बम बनाने का काम किया है, जांच एजेंसी उस पर कार्रवाई कर रही है, उस दिशा की ओर काम कर रही है कि कौन सी वो लोग हैं, कौन से वो संगठन है जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली है, शांति की स्थली है, वहाँ अशांति फैलाने की कोशिश की है। तो जांच एजेंसी इसी ओर अपना कदम बढ़ा रही है और कई तरह की उसको जानकारी भी मिली है, उस आधार पर काम भी कर रही है। हालांकि वो बाहर मीडिया में अभी नहीं बता रही है, लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी है बहुत हद तक बहुत सारी जानकारी जांच एजेंसी को मिली है, जिसके आधार पर वो काम कर रही है। जी, शुक्रिया अरुण हमसे बात करने के लिए। ये थे गया से हमारे नुमाइंदे अरुण तफसीलात दे रहे थे मकाम वाक़या से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरी लौटेंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई की एक मकामी अदालत ने सिमी के 7 कारकुनों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों के नाम सरदार अमान खान, इरफान अहमद जमशेद, इमरान अहमद, अजीम शेख, अब्दुल जब्बार और अमीरुल्लाह हैं। इनमें से एक पर 2006 के सिलसिलेवार धमाकों का इल्ज़ाम था। इन लोगों को 27 सितंबर 2007 को वस्ती मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन सिमी पर पाबंदी आयद की गई थी। पुलिस ने कहा था कि ये लोग पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से कुछ मुश्तबा लिटरेचर भी दस्तियाब होने का दावा किया था, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही। पुलिस ने उन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ये इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हो सका।
मध्य प्रदेश के मुअत्तल वजीर राघव जी को कल जिनसी बदफेली के मामले में गिरफ्तार किया गया। राघव जी एफआईआर दर्ज होने के बाद से गायब थे। राघव जी और उनके 2 साथियों पर उनके नौकर ने जिनसी बदफेली का इल्जाम लगाया है। गिरफ्तारी के बाद राघव जी को भोपाल की अदालत में पेश किया गया और वो 22 जुलाई तक अदालती तहवील में रहेंगे। आज राघव जी जमानत अर्जी पर अदालत में समाअत होगी। हम पहले ही कह चुके हैं और हम अपनी मर्जी से प्रस्तुत हुए हैं। गलत है। माननीय न्यायालय के समक्ष राघव जी को प्रस्तुत किया, वकालतनामा प्रस्तुत किया, उनके वकील ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए मेडिकल के। वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम खुद अभियुक्त से पूछ लेते कि उनको क्या तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया था उनके तरफ से। और उसके अंतर्गत जब अभियुक्त राघव से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि इनको चिकित्सीय सुविधा का लाभ नियम अनुसार उपलब्ध कराई जाए जेल में। कल शाम दारुल-हुकूमत दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश से आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। तेज बारिश से सड़कों और गलियों में पानी जमा हो जाने से मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से कई फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो सकी और इन तैयारों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी दौरान वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे भी एयर इंडिया की एक फ़्लाइट में मुंबई से दिल्ली आ रहे थे, लेकिन बारिश के सबब उनकी फ़्लाइट को भी रास्ता बदलना पड़ा। भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के बहराइच में भी सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। यहाँ घाघरा नदी की सतह आब में तेजी से इजाफा हुआ है। इलाके के 40 गांव में कभी भी सैलाब आ सकता है। इंतजामिया ने इन 40 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिलौटा आपका घिरा हुआ है, नौबस्ता घिरा है और आपका ये जो है रानीबाग और जो है घुड़देविन और सिलौटा कटान पे लगा हुआ है और रामघाट पूर्णतः कट चुका है। गोलागंज घिरा हुआ है, पिपरी घिरी हुई है, ये सब है। कुल कितने गांव लगभग घिरे होंगे? मतलब 40 घर जरूर घिरे हैं, 40 गांव जरूर घिरे हुए हैं। बचाव का प्रबंध कौन सी सरकार करेगी? या ठोकर बनवा रही है, ठोकर से अगर बचता जो लोग गांव फंसे हुए उनको निकालने का कोई प्रबंध हो रहा है? निकालने पीआईसीटी की है कोई प्रबंध यहाँ पे सिलौटा में जैसे स्टीमर हैं 2-4 पड़े हैं, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, इस समय उनको जो उनके पास के जो बंधे हैं, बंधों के ऊपर उन लोगों को आने के लिए कहा गया है, चूँकि वो सुरक्षित स्थान है, ताकि अगर रात में पानी एकाएक बढ़ने की सूचना प्राप्त होती तो लोग उस सुरक्षित स्थान पर जा सकें। और वहाँ पे उनको जो है पॉलीथीन प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि अगर बरसात की स्थिति में उनका कोई सामान न भीगने पाए। वेस्टइंडीज में खेली जा रही सेरुखी सीरीज में टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। कल रात खेले गए मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को डकवर्थ लुइस मेथड के जरिए 81 रनों से शिकस्त दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी की दावत दी। बारिश से मुतासरा इस मैच को पहले 29 ओवरों का किया गया था। टीम इंडिया ने 29 ओवर में 119 रन बनाए। तहम डकवर्थ लुइस तरीके के तहत श्रीलंका को 26 ओवरों में 178 रन बनाने का निशाना दिया गया था। जवाब में श्रीलंका की सारी टीम 96 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की जानिब से मैन ऑफ द मैच भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट हासिल किए। अहमदाबाद में लॉर्ड जगन्नाथ की तारीखी रथ यात्रा आज सुबह शुरू हुई। यात्रा जमालपुर इलाके में वाक़ 400 साल पुराने मंदिर से शुरू हुई। रवायत के मुताबिक वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के लिए पहंद नामी रस्म अंजाम दी। इस रस्म के तहत लॉर्ड जगन्नाथ के रथ के लिए अलामती तौर पर रास्ता साफ किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं मरतबा ये रस्म अंजाम दी है। नरेंद्र मोदी ने मंदिर के अहाते से बाहर रथ भी खींचा। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए हिफाजत के खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा की तरह गुजरात की जगन्नाथ यात्रा को भी काफ़ी अहमियत हासिल है। इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होते हैं। उधर उड़ीसा के तारीखी शहर पुरी से भी लॉर्ड जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। ये यात्रा 12वें सदर के मंदिर से निकाली जाती है। मंदिर के गर्भगृह से जगन्नाथ उनके भाई बालभद्रा और बहन देवी सुभद्रा के साथ लकड़ी के रथों पर सवार होकर निकले। पूरी दुनिया में दुनिया भर से आए हुए लाखों अकीदतमंद जमा हैं। इस मौके पर सलामती के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं।
चमत्कार टाहिया एते रंगर तैयारी हेची आउ टिके पर छिंडा मिंडा करे देई जिवे के बोल सुनिबे नै तांको कपड़ा को छिंडी करी सिर कपड़ा करी बेकर पकई लोक चली जिवे